Namaskar friends, welcome to SGKG Studies and SGKG 2.22 YouTube channel classes. We are going to discuss about chapter 7, the whole chapter 7. We are going to discuss about chapter 7 of GFR 2017. So जनरल फाइनेंशियल रूल्स के 2017 के चैप्टर 7 को हम यहाँ पर स्टडी करने जा रहे हैं। ध्यान ये रखना है कि इट इज अपडेटेड अप टू 31st July 2023. This is the updated version of GFR which we are going to study. GFR में बहुत अमेंडमेंट हो रहे हैं और उस अमेंडमेंट को हमें जानना आवश्यक है। क्वेश्चन पेपर जो है अमेंडेड पोर्शन से ही पूछा जाता है, कहीं ऐसा ना हो कि हम पिछले वाले वर्शन को जानते हैं। सो रिलीज तो ये 2017 में हुआ है, बट ऑलमोस्ट साल में एक दो बार इसमें कुछ ना कुछ अमेंडमेंट हो जाता है। सो दिस इज द अपडेटेड टिल 31st July 2023। इसमें रूल क्या है? रूल 207 से लेकर के 223 तक रूल है। रूल 207 से 223 तक है। बात किसकी करना है? इन्वेंट्री मैनेजमेंट की करना है। जीएफआर में सिर्फ परचेज ही नहीं करना है, सिर्फ प्रोक्यूर ही नहीं करना है, प्रोक्यूर करने के बाद से इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी करना है। तो इसमें हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज इन्वेंट्री मैनेजमेंट? सबसे पहले तो आपको इन्वेंट्री मैनेजमेंट से पहले बेसिक चीज़ें ये समझनी पड़ेगी। इन्वेंट्री मैनेजमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ ऑर्डरिंग, स्टोरिंग, यूजिंग एंड सेलिंग अ कंपनीज इन्वेंट्री। सो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन समझ लीजिए। ये डेफिनेशन जीएफआर में नहीं है, ये हम आपके समझने के लिए लेकर के आए हैं। सो इन्वेंट्री मैनेजमेंट जो है पूरे प्रोसेस को, प्रोसेस ऑफ ऑर्डरिंग, स्टोरिंग, यूजिंग, सेलिंग, डिस्पोजल ऑफ इसको मान लीजिए। सो हमने ऑर्डर किया, प्रोक्यूर किया, स्टोर किए, यूज़ किए और उसको डिस्पोज ऑफ कर दिए। ये पूरा जो प्रोसेस है ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट में आता है। दिस इंक्लूड्स द मैनेजमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, कंपोनेंट्स एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट्स एज वेल एज वेयर हाउसिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ द सच आइटम्स। सो इन इन्वेंट्री मैनेजमेंट में वेयर हाउसिंग जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। भंडारण कहाँ पे करेंगे उसका, कहाँ पे रखेंगे उसको, स्टोर कहाँ पे करना है। जो स्टोर हाउस होता है, स्टोर हाउस को ही वेयर हाउसिंग कहते हैं। सो हमें कितनी सामान लेनी चाहिए कि हमें स्टोर करने की कम से कम ज़रूरत पड़े। अगर हमारे पास 5 ऑफिसर्स हैं तो 5 ऑफिसर्स के लिए 5 एग्जीक्यूटिव चेयर ठीक है, प्लस माइनस 1-2 और ले सकते हैं अगर रूल प्रोवाइड करता है तो। लेकिन अगर 5 ऑफिसर्स के अगेंस्ट में 20 चेयर अगर हम ले एग्जीक्यूटिव चेयर ले लेते हैं, रखेंगे कहाँ? वो वेयर हाउसिंग का पार्ट है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ईच विद इट्स प्रो एंड कॉन्स डिपेंडिंग ऑन द कंपनीज नीड्स। सो इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अलग अलग टाइप्स हैं। ठीक है, तो इम्पोर्टेंस हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्यों सीखते हैं? इन्वेंट्री मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, इसका महत्व क्या है? स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। सो हम यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज समझ लेंगे। स्मूथ फंक्शनिंग का मतलब क्या है? हमें टाइम पर आइटम चाहिए। हमें आज ज़रूरत है, आज कोई चेयर टूट गई है, आज ज़रूरत है, और साल 2 साल बाद अगर वो चेयर आती है, किस काम के? समय पर अगर बारिश नहीं होती है तो वो बारिश किस काम की? तो इसलिए स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए इन्वेंट्री मैनेजमेंट आवश्यक है। प्रिवेंशन ऑफ ओवर एंड अंडर स्टॉकिंग ऑफ मटेरियल्स, वेरी इंपॉर्टेंट। पब्लिक प्रोक्योरमेंट हो रहा है, ऐसा नहीं कि शॉपिंग मॉल में गए और ज़रूरत हो चाहे ना ज़रूरत हो, कार भर कर घर में लेकर के चले आए, स्टोर करते रहे। कीजिए स्टोर, और 2-4 महीने के बाद से उसको फेंका कीजिए। ये आपकी प्रॉपर्टी है, आपका पर्सनल प्रॉपर्टी है, लेकिन गवर्नमेंट इसका परमिशन नहीं देती है।
गवर्नमेंट को क्या है, प्रिवेंशन ऑफ ओवर एंड अंडर स्टॉकिंग ऑफ मटेरियल को ध्यान में रखना है, कम भी ना हो और ज़्यादा भी ना हो, इसका ध्यान रखना है। रिड्यूस वेस्टेज एंड कॉस्ट, सो ओवर एंड अंडर स्टॉकिंग होगा तो वेस्टेज नहीं होगा, कॉस्ट का ध्यान रखा जाएगा। इम्प्रूव्स द कैश फ्लो, इंक्रीजेस कस्टमर लॉयल्टी, इम्प्रूव्स द प्रॉफिटेबिलिटी, इंक्रीज गुडविल एंड इमेज। सो दीज आर द some significances ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट। अब अगर आपको इन्वेंट्री मैनेजमेंट समझ में आ गया हो तो GFR के प्रोविज़न पे शिफ्ट करते हैं। ये देख लीजिए, ये GFR का प्रोविज़न है, डोंट वरी, ये किसी MBA का नहीं है, MBA लॉजिस्टिक का नहीं है, ये MCOM लॉजिस्टिक का भी नहीं है, ये GFR का है। इन GFR में जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट है उनको दो हिस्से में वर्गीकृत किया गया है, मेंटेनेंस ऑफ स्टॉक्स, डिस्पोजल ऑफ गुड्स। ये तो पैरेलल चलता रहता है ना, बिडिंग आउट होता है ना। अगर हम कुछ सामान परचेज करेंगे तो कुछ ना कुछ ओल्ड ऑब्सोलीट आउट ऑफ यूज हो रहे होंगे तो उनको डिस्पोजल करना है। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट के दो पार्ट हुए, मेंटेनेंस ऑफ स्टॉक्स, डिस्पोजल ऑफ गुड्स। मेंटेनेंस ऑफ स्टॉक्स के फर्दर टू पार्ट्स है, मेंटेनेंस ऑफ लिस्ट ऑफ गुड्स एंड एसेट्स एंड फिजिकल वेरिफिकेशन। मेंटेनेंस ऑफ स्टॉक है, इसके दो पार्ट हैं। एक तो आप रजिस्टर लिस्ट मेंटेन करें कि हमारे पास ये 51 आइटम है, 101 आइटम है तो उसका क्या करना है, लिस्ट और गुड्स एसेट्स जो है उसको लिस्ट मेंटेन करना है, सिर्फ लिस्ट ही मेंटेन करना है। लिस्ट के साथ फिजिकल वेरिफिकेशन भी करना है। हमारे लिस्ट में शो कर रहा है कि हम 11 चेयर है, हमें फिजिकल वेरिफिकेशन करके देखना है कि 11 चेयर है भी कि नहीं, 9 तो नहीं हो गया, 11 तो नहीं हो गया, और अगर ऐसा हुआ तो इसके कारण क्या है। इसलिए मैनेजमेंट ऑफ स्टॉक में ऐसा नहीं कि सिर्फ फिजिकल वेरिफिकेशन उंगली से गिन लिए और भूल गए, नहीं जी। आप चाहे डेड स्टॉक रजिस्टर रखें, चाहे किसी और नाम से लिस्ट रखें, आपको लिस्ट भी बनानी है और उस लिस्ट से एग्जैक्ट मिलता जुलता फिजिकल वेरिफिकेशन भी करना है, भौतिक वस्तुओं का सत्यापन भी करना है। डिस्पोजल ऑफ गुड्स में क्या है, मोड्स ऑफ डिस्पोजल है। जब आपके किसी काम का नहीं रहा तो उसको कब तक इकट्ठा करके रखेंगे। घर में ऐसा देखा गया है कि लोगों के काम का चीज़ हो चाहे ना हो, बस एक रूम में भरते जा रहे हैं और उसके बाद से भगवान जाने उसको कब यूज होने वाला है। मान लीजिए कि आपके पास कोई 2G या 3G मोबाइल हो, आपने उसको हटा दिया, क्यों? क्योंकि वो स्पीड ठीक नहीं चल रहा था और 5G का मोबाइल आपने ले लिया। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। अब ये बताइए वो 1G 2G वाला मोबाइल कब तक रखे रहेंगे घर में, और कब उसको किस लिए रख रहे हैं, उसको कब यूज करने जा रहे हैं, ये भी बता दीजिए। शायद कभी नहीं यूज करने जा रहे हैं। अपने घर में भी इन्वेंट्री मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। हम जितने भी हमारे घर में आइटम हैं उनको हमें रिव्यू करना है कि इसको हम कभी यूज भी करेंगे क्या। अगर इसका यूज कभी है ही नहीं तो किस लिए इसको घर में खंडहर बना करके रखना। बाहर कीजिए उसको, जिस भी तरीके से होता हो। इसका ध्यान हमें ऑफिस वाले प्रोसीजर में भी रखना है। आइए शुरू करते हैं 207 से। 206 तक जो था वो सर्विसेज के बारे में हमने पढ़ा था, ये 207 है। दिस चैप्टर कंटेन्स द बेसिक रूल्स अप्लीकेबल टू ऑल मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स रिगार्डिंग इन्वेंट्री मैनेजमेंट। डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोसीजर रिलेटिंग टू इन्वेंट्री मैनेजमेंट मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय वेरियस। सो ये जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है वो हर मिनिस्ट्री और हर डिपार्टमेंट के द्वारा ऐसे ही फॉलो किया जाएगा जैसे GFR में मेंशन है। तो रूल नंबर 208 में क्या है, रिसिप्ट ऑफ गुड्स एंड मटेरियल्स फ्रॉम द प्राइवेट सप्लायर। ये रिसिप्ट की बात शुरू क्यों हो गई भाई? इसलिए शुरू हो गई क्योंकि इससे पहले वाला जो चैप्टर 5 था, इससे पहले वाला जो ये चैप्टर 7 है, या इससे पहले वाला जो चैप्टर 6 था वो प्रोक्यूरमेंट ऑफ सर्विसेज के बारे में था। उससे पहले वाला जो चैप्टर 5 था वो प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स के बारे में था। वो तो आप कर चुके हैं ना, वो सब कुछ प्लेस कर दिए हैं।
आपको रिसीव हो गया, रिसीव होने के बाद से क्या करना है, दैट इज कम्स अंडर रूल नंबर 208। रिसीव हो गया तो रिसिप्ट ऑफ गुड्स एंड मटेरियल्स फ्रॉम प्राइवेट सप्लायर। क्या करना है, while receiving goods and material from a supplier, the officer in charge of the store should refer to the relevant contract terms and follow the prescribed procedure for receiving the material. So जब आइटम रिसीव होता है तो जो इंचार्ज ऑफ स्टोर होंगे वो ये देखेंगे कि कंट्रैक्ट में आइटम क्या लिखा हुआ था, उसका स्पेसिफिकेशन क्या था, उसका डिस्क्रिप्शन क्या था, क्या वो सेम आइटम है या अलग आइटम है, चेक करना है उसको। ऑल मटेरियल शुड बी काउंटेड, मेजर्ड और वेड एंड सब्जेक्ट टू विजुअल इंस्पेक्शन एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट टू इंश्योर द क्वांटिटी आर करेक्ट। अब ऐसा है साहब कि आइटम तो आ गए, गिनना है ना, अगर हमने 100 क्वांटिटी ऑर्डर किए थे तो 100 आया है कि नहीं उसको गिनना है। अगर हमने 51 kg कोई आइटम के लिए ऑर्डर प्लेस किए थे तो 51 kg है कि नहीं उसके वेइंग करनी है। तो आपको काउंट करना, मेजर करना, वे करना, जो भी तरीके हैं, और अपनी आँखों से, नग्न आँखों से, जिसको फिजिकल वेरिफिकेशन कहते हैं, देखना है, काउंट करना है कि हाँ ये आइटम आए हैं, ठीक ठाक आए हैं। तो जो गुड्स आ रहे हैं उनका फिजिकल वेरिफिकेशन भी करना है। An appropriate receipt in terms of the relevant contract provision may also be given। अब ऐसा है, आइटम तो आपने रिसीव कर लिया ना, तो जब आइटम आपने रिसीव कर लिया तो उसके बाद से आप एक रिसिप्ट बुक उनको एक रिसिप्ट दे दीजिए। उस जो सेंडर है, जो सप्लायर है, उसको एक्नॉलेज करना है कि हाँ जी बहुत बहुत धन्यवाद, हमने जो ऑर्डर प्लेस किए थे वो सेम आइटम हमें मिल गए हैं, हमारी क्वांटिटी 101 थी और 101 हमारी क्वांटिटी भी मिल गई है, जैसा हमने ऑर्डर किया था वैसा ही मिला है। ये आपको रिसीट उसको देना, एक्नॉलेज करना है। डिटेल्स ऑफ द मटेरियल सो रिसीव्ड शुड देयर आफ्टर बी इंटर्ड इन द अप्रोप्रिएट स्टॉक रजिस्टर। अब आपने रिसीव कर लिया, मटेरियल चेक कर लिया, सप्लायर को आपने एक्नॉलेज कर दिया। अब जब सप्लायर को आपने एक्नॉलेज कर दिया तो यहाँ तक अब सप्लायर का काम करीब करीब यहाँ पूरा होता नज़र आ रहा है। अब यहाँ से इसके बाद से काम शुरू होता है ये कि आपके पास जो भी स्टॉक रजिस्टर है उस स्टॉक रजिस्टर में एंट्री करेंगे ना, जितना आइटम, अगर आपने 10 कंप्यूटर 11 कंप्यूटर आपने खरीदा तो 11 कंप्यूटर को अपने स्टॉक रजिस्टर में एंट्री करनी है। ठीक है। रूल नंबर 209, रिसीव इशू ऑफ गुड्स एंड मटेरियल्स फ्रॉम इंटरनल डिवीजन ऑफ द सेम ऑर्गेनाइजेशन। देखिए क्या है, 208 में हमने एक्सटर्नल सप्लायर से आइटम रिसीव किया है, गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव किया है। हो सकता है कि हमने बल्क में 101 उससे मांगा हो और वो जो बल्क में हमने मांगा है उसको हमने अपने स्टॉक रजिस्टर में एंट्री कर लिया। इसके बाद से हमारे पास और भी सबऑर्डिनेट ऑफिसेस हो सकती हैं। हम 101 इसलिए मंगाए हैं क्योंकि 11 हम बाकी ब्रांचेज में दे सकें। तो जब हम अपने सबऑर्डिनेट ऑफिसेस को देंगे, अपने ब्रांचेज में देंगे, अपने डिवीजन में देंगे, अपने ओन मिनिस्ट्री के अंदर देंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, इंटरनल डिवीजन ऑफ द सेम ऑर्गेनाइजेशन। वहाँ पर क्या करना है, रिसीट इशू ऑफ गुड्स एंड मटेरियल फ्रॉम इंटरनल डिवीजन ऑफ सेम ऑर्गेनाइजेशन। सो इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिर्फ सप्लायर से आइटम ले करके उसको आप फिजिकल वेरिफिकेशन करके उसका एक्नॉलेजमेंट दे करके उसको स्टॉक रजिस्टर में एंट्री कर देना ही नहीं है। अपने डिपार्टमेंट में, अपने ऑर्गेनाइजेशन में उसका रीसर्कुलेशन करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। एंड दैट टॉक्स अबाउट रूल नंबर 209। द इंडेंटिंग ऑफिसर रिक्वायरिंग गुड्स एंड मटेरियल फ्रॉम इंटरनल डिवीजन ऑफ द सेम डिवीजन शुड प्रोजेक्ट एन इंडेंट। सो क्या करना है, आपको मोटा मोटी समझ लीजिए, रूल 209 में क्या है कि आपका हर ब्रांच से कुछ न कुछ डिमांड आया होगा, नहीं आया होगा, ले लीजिए डिमांड, ले लीजिए डिमांड। हमारे पास 51 टेबल आए हैं
और 51 टेबल को हमें अपने ब्रांच ऑफिसेस में जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ वहाँ बांटना है। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट भेजिए, और नहीं तो ये चीज़ें नॉर्मली पहले ही हो जाती है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, हमें ऑर्डर प्लेस करना है, तो उनके रिक्वायरमेंट के अनुसार उस डिवीज़न को देना है। इंडेंटिंग ऑफिसर शैल एग्जामिन, काउंट, मेजर or weigh the material as the case may be to ensure that the quantities are correct. So जो भी इंडेंटिंग ऑफिसर कौन होंगे? जो डिमांड कर रहे हैं, जो ब्रांच ऑफिसर, जो ब्रांच मैनेजर चाहे ब्रांच ऑफिसर जो डिमांड कर रहे हैं, ये इंडेंटिंग ऑफिसर। तो उनको जो भी वस्तुएं प्राप्त होती है वाइल रिसीविंग द सप्लाई अगेंस्ट द इंडेंट, आपने डिमांड डाला, आइटम रिसीव हुआ, तो आपको क्या करना है? एग्जामिन करना है, काउंट करना है, मेजर करना है, वे करना है ऑफ द मटेरियल एज द केस मे बी। द रिक्वायर्ड स्पेसिफिकेशन एंड देयर इज नो डैमेज, ये तो हमेशा देखना है, चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो। आपको मैं दिखा दूं, यहाँ भी हमें देखना था कि ये उसके अनुसार इक्वालिटी के अनुसार है कि नहीं। 208 में भी, 209 में भी, भले ही हमारा इंटरनली आ रहा हो, भले हमारे ROSRO से आ रहे हैं, यूज़ तो हमें करना है ना, उसकी अकाउंटेबिलिटी तो हमें रखनी है ना। तो अगर अकाउंटेबिलिटी हमें रखनी है तो हमें ये देखना है कि वो रिक्वायर्ड स्पेसिफिकेशन के अनुसार है कि नहीं है, वो कोई डैमेज तो नहीं है, कोई डेफिशिएंसी तो नहीं है। 11 टेबल बेच दिए, 10 ही मुझे रिसीव हुआ है, कैसे जवाब देंगे हम? तो इसलिए इन सब का भी ध्यान रखना है। और क्या करना है? अप्रोप्रिएट रिसिप्ट भी देना है। जब भी आप आइटम रिसीव करें एक रिसिप्ट दें। क्यों देंगे? क्योंकि जिन्होंने सेंड किया है उनको इसकी ज़रूरत है, ठीक है। इन द केस ऑफ इशू ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम स्टॉक फॉर डिपार्टमेंटल यूज, manufacturer, sale, etc., the officer in charge of the store shall see that the appropriate indent in the prescribed form has been projected by the indenting officer, a written online acknowledgement. So ये भी इंटरनल है। इन केस ऑफ इशू ऑफ मटेरियल्स फॉर फ्रॉम स्टॉक टू डिपार्टमेंटल यूज, तो उसमें जैसे पेन हो गया, कंज्यूमेबल आइटम्स भी हो सकते हैं। सो स्टेशनरी मटेरियल हो गया। स्टेशनरी मटेरियल आप बोलेंगे ना कि ठीक है सर, आप एक इंडेंट दे दीजिए, एक डिमांड दे दीजिए, आपको कितना रिम पेपर चाहिए, कितने आपको पेन पेंसिल चाहिए, डिमांड भेज दीजिए। तो और जब सप्लाई आप करेंगे तो उसके डिमांड के अनुसार ही सप्लाई करना है। अगर किसी ने 5 मांगा है तो आप 10 नहीं दे सकते, नहीं तो उसके इंडेंट में चेंज करा लीजिए, ठीक है। इन केस ऑफ मटेरियल्स इशूड टू अ कंट्रैक्टर, कंट्रैक्टर के लिए थोड़ा अलग रूल है। द कॉस्ट ऑफ विच इज रिकवरेबल फ्रॉम द कंट्रैक्टर, ऑल रिलेवेंट पार्टिकुलर्स इंक्लूडिंग द रिकवरी रेट्स एंड द टोटल वैल्यू चार्जेबल टू द कंट्रैक्टर शुड बी गॉट एक्नॉलेज्ड फ्रॉम द कंट्रैक्टर ड्यूली साइंड। देखिए, इंटरनली जब होगा तो हमें कॉस्ट जानने की ज़रूरत नहीं है। हमारे ROSRO ने कितने रुपए में हमारा एग्जीक्यूटिव चेयर परचेज किया, हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। हमें आइटम से मतलब है। आपने हमें 11 चेयर हमने मांगा था, आपने हमें 11 चेयर दे दिया, वो परचेज करना आपका काम है। लेकिन जब हम कोई कंट्रैक्टर से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, इन केस ऑफ मटेरियल इशू टू अ कंट्रैक्टर, अगर हम कुछ परचेज कर रहे हैं और कंट्रैक्टर को इशू कर रहे हैं, उसके समय में क्या करना है? उसका कॉस्ट ध्यान में रखना है। इफ़ द ऑर्डर ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द स्टोर इज अनेबल टू कंप्लाई विद द इंडेंट इन फुल, इसका क्या मतलब हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि आपने इंडेंट दिया, मुझे 11 चेयर चाहिए, जो ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द स्टोर हैं उनके पास सिर्फ 5 ही चेयर है, सो ही इज अनेबल टू कंप्लाई विद द इंडेंट इन फुल। आपके पूरे इंडेंट जो है, पूरे आपके ऑर्डर है, जो पूरे आपके डिमांड है, उसको तो फुल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको 11 चाहिए, उनके पास 5 ही है। तो क्या करेंगे? ही शुड मेक द सप्लाई टू द एक्सटेंट अवेलेबल। वो क्या करेंगे? उनके पास 5 चेयर है, वो 5 चेयर आपको दे देंगे। एंड मेक सुटेबल एंट्री टू दिस इफेक्ट इन द इंडेंटर्स कॉपी ऑफ द, और क्या करेंगे? वो 5 भेजेंगे और मेंशन कर देंगे कि क्षमा चाहता हूँ, आपको 11 की ज़रूरत थी, हमारे पास अभी 5 ही हैं, वो हम 5 आपको भेज रहे हैं। कुछ अल्टरनेटिव, आपने एग्जीक्यूटिव चेयर मांगा था, 5 एग्जीक्यूटिव चेयर हैं और मेरे पास 6 कंप्यूटर चेयर हैं। अगर आप कहें तो हम आपको कंप्यूटर चेयर भेज देते हैं।
और नहीं तो अगर साथ में भेज रहे हैं तो मेंशन कर दीजिए कि 5 एग्जीक्यूटिव चेयर और 6 कंप्यूटर चेयर हम आपको भेज रहे हैं। रूल 210, कस्टडी ऑफ गुड्स एंड मटेरियल्स। कस्टडी तो करनी पड़ेगी ना, कहीं भी बाहर में उसको भीगने के लिए फेंक तो नहीं देंगे, टूटने फूटने के लिए छोड़ तो नहीं देंगे। द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ स्टोर हैविंग कस्टडी ऑफ गुड्स एंड मटेरियल स्पेशली वैल्यूएबल एंड combustible articles shall take appropriate step for arranging their safe custody, proper storage accommodation, including arrangement for maintaining required temperature, dust free environment. So बहुत से ये क्या है, GFR सिर्फ एक छोटे से ऑफिस के लिए नहीं है, हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिए है। और डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट गुड्स की क्वालिटी, गुड्स की रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती है। आपको जैसा गुड्स को रखने की, अगर किसी को ह्यूमिडिटी में रखने की ज़रूरत है उसको ह्यूमिडिटी में रखना पड़ेगा, किसी को हीट में रखने की ज़रूरत है उसको हीट में रखना पड़ेगा, कोई ऐसा आइटम है जिसको फ्रिज में रखना चाहिए उसको फ्रिज में रखना पड़ेगा। अकॉर्डिंगली आपको गुड्स एंड मटेरियल को प्रिजर्व करना है, राइट। लिस्ट ऑफ अकाउंट्स 211, द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ स्टोर शैल मेंटेन सुटेबल आइटम वाइज लिस्ट and accounts of and prepare accurate return in respect of goods material. So क्या करना है, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ स्टोर, हम हर जगह यहाँ पर जब से ये एंट्री आई है ऑफिसर इन चार्ज ऑफ स्टोर की बात कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन्हीं के पास सारा मटेरियल है, इन्हीं के पास आ रहा है और इन्हीं के पास से जा रहा है, तो इसलिए ही हैज़ टू मेंटेन लिस्ट ऑफ अकाउंट्स। सेपरेट अकाउंट शैल बी केप्ट फॉर, अब क्या है, एक तो कंसोलिडेटेड हो गया और उसके बाद से सेपरेट अकाउंट भी करना है। किस चीज़ के लिए, फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट का सेपरेट अकाउंट है। फिक्स्ड एसेट में क्या आते हैं, प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट, फर्नीचर, फिक्सचर, ये सब फिक्स्ड एसेट में आते हैं। दूसरा सेपरेट अकाउंट कंज्यूमेबल्स, पेपर पेन इशू कर दिया आप, अब भूल जाइए, उसके पीछे नहीं पड़िए। Consumables such as office stationery, chemicals, maintenance spares, parts etc. So इसका सेपरेट रजिस्टर चाहिए, सेपरेट अकाउंट चाहिए। और लाइब्रेरी बुक्स इन द फॉर्म ऑफ GFR 18, लाइब्रेरी बुक्स का सेपरेट अकाउंट चाहिए। और असेट्स ऑफ हिस्टोरिक आर्टिस्टिक वैल्यू, सो कई बार हमारे पास मोनूमेंट्स वगैरह होते हैं, हिस्टोरिक इम्पोर्टेंस के, सिग्निफिकेंस के होते हैं, आर्टिस्टिक वैल्यू के होते हैं, उनका लिस्ट अलग बनाना है। Hiring out of fixed assets. Rule 212. When a fixed asset is hired to local bodies, when a fixed asset is hired to a local bodies, contractor or other, proper record should be kept of the asset and the hire and the other charge as determined under rule. So ऐसा है कि कोई एजेंसी ऐसी है जिसके पास ट्रैक्टर हो, जिसके पास अर्थ मूवर्स हो, जिनके पास व्हीकल्स हों, ट्रांसपोर्ट्स वगैरह हो, तो वो हायरिंग करेंगे। वो तो जब हायरिंग करेंगे फिक्स्ड एसेट्स का, यहाँ पर देखिए फिक्स्ड एसेट्स की बात हो रही है, ये पहले वाले कैटेगरी का। सो फिक्स्ड एसेट के जब हायरिंग करेंगे तो उसमें क्या करना है, आपको प्रॉपर रिकॉर्ड रखना है उसके देने के और उसके कितने चार्ज ले रहे हैं उसका, ठीक है। रूल 213, फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स जो है उसका फिजिकल वेरिफिकेशन होना है टाइम टू टाइम, ऑन पेरियोडिकल बेसिस उसका, क्योंकि फिक्स्ड एसेट कंज्यूमेबल का करेंगे क्या, कंज्यूमेबल का सिर्फ रिसीव करते समय और देते समय करेंगे, उसके बाद से उसका फिजिकल वेरिफिकेशन कैसे करेंगे। आपने 5 रीम पेपर दिया, वो यूज में हो गया, ख़त्म हो गया, तो इसलिए फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट होगा और फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ लाइब्रेरी बुक्स होंगे, फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ हिस्टोरिकल आर्टिस्ट, ये तीन कैटेगरी के फिजिकल वेरिफिकेशन करने पड़ेंगे। कंज्यूमेबल की फिजिकल वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। फिजिकल वेरिफिकेशन मीन्स भौतिक सत्यापन, भौतिक सत्यापन मीन्स एक कमेटी होगी चाहे एक अफसर होंगे, वो देखेंगे अपनी आँखों से कि हाँ ये 5 चेयर है, काउंट करेगा और काउंट करके लिखेंगे कि हाँ हमने आज वेरिफिकेशन किया और वेरिफिकेशन में हमने पाया कि यहाँ पर 5 चेयर ठीक ठाक है, चाहे 4 चेयर ठीक ठाक है और एक टूटी हुई स्थिति में, ये फिजिकल वेरिफिकेशन में मेंशन करना होता है। The inventory for fixed asset shall ordinarily be maintained at site.
फिक्स्ड असेट शुड बी वेरीफाइड एटलीस्ट वंस इन ए ईयर, ये आपको ध्यान रखना है। फिक्स्ड असेट शुड बी वेरीफाइड एटलीस्ट वंस इन ए ईयर एंड द आउटकम ऑफ द वेरिफिकेशन रिकॉर्डेड इन द कॉरेस्पॉन्डिंग रजिस्टर। डेप्रिसिएशन इस पेनी शुड बी प्रॉम्प्टली रजिस्टर्ड एंड ब्रॉट टू द अकाउंट। सो वर्ष में कम से कम एक बार फिजिकल वेरिफिकेशन करना है। अपने डिपार्टमेंट में भी एनुअल फिजिकल वेरिफिकेशन होता है, करना ही पड़ेगा। जीएफआर का जो रूल है उसको फॉलो करना पड़ेगा। वेरिफिकेशन ऑफ कंज्यूमेबल्स, ये सेकंड पॉइंट हो, कंज्यूमेबल। ये फिजिकल वेरिफिकेशन है, ये वेरिफिकेशन है। फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ ऑल कंज्यूमेबल गुड्स एंड मटेरियल शुड बी अंडरटेकन एटलीस्ट वंस इन ए ईयर एंड डिस्क्रिपेंसीज इफ एनी शुड बी रिकॉर्डेड इन द स्टॉक रजिस्टर फॉर एप्रोप्रिएट एक्शन बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। सो यहाँ पर कह रहे हैं एक्चुअली क्या है, कंज्यूमेबल्स वैरायटी के होते हैं। कंज्यूमेबल्स सिर्फ पेपर ही नहीं हो सकते, कुछ कंज्यूमेबल्स ऐसे हो सकते हैं जो लंबे समय तक यूज होते हो, चलते हो। तो इसलिए यहाँ पर फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ कंज्यूमेबल का भी किया जाता है। जितना भी फिजिकल वेरिफिकेशन होगा वो सब रूल 213 में ही है। इतने डीप में जा कर के रूल नंबर कोई पूछे इसकी प्रोबेबिलिटी रिमोट प्रोबेबिलिटी है, बट ध्यान तो रखना पड़ेगा। सो 213 में सारे फिजिकल वेरिफिकेशन है। प्रोसीजर फॉर वेरिफिकेशन, अब फिजिकल वेरिफिकेशन करना है ना, तो उसका प्रोसीजर रूल 213 के 3 में, वेरिफिकेशन शैल ऑलवेज बी मेड in the presence of the officer responsible for the custody of the inventory being verified. So verification जब भी होगा, जो रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर हैं आइटम के कस्टडी रखने के लिए, उनकी निगरानी में होगा। फिर a certificate of verification along with the findings shall be recorded in the stock register। आप याद कीजिए हमारे ऑफिसेज में हमारे ऑफिसेज में फिजिकल वेरिफिकेशन का एक स्टॉक रजिस्टर होता है। स्टॉक रजिस्टर में हर साल में हम फिजिकल वेरिफिकेशन की एंट्री उसमें करते हैं। यहाँ पर भी सर्टिफिकेट देना है कि यहाँ हमने वेरीफाई कर लिया और सब ठीक ठाक पाया गया। नहीं ठीक ठाक पाया गया तो डिस्क्रिपेंसी होगी। डिस्क्रिपेंसीज इंक्लूडिंग शॉर्टेज, डैमेजेस एंड अनसर्विसेबल गुड्स इफ एनी identified during verification shall immediately be brought to the notice of the competent authority for taking appropriate action in accordance with the provision given in rule 33 to 38। So किसी भी प्रकार की डिस्क्रिपेंसी है इंक्लूडिंग शॉर्टेज मतलब पहले 11 चेयर आपको इशू हुए थे, फिजिकल वेरिफिकेशन में 9 चेयर दिख रहे हैं, 2 चेयर कहाँ गए महाराज, वो शॉर्टेज में हो गया। टूट गया तो डैमेज में हो गया। एंड अनसर्विसेबल गुड्स ऐसे ही फेंका हुआ है। इन सब को आपको अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के नॉलेज में लाना है। रूल 214 बफर स्टॉक डिपेंडिंग ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिक्वायरमेंट एंड क्वांटिटी देयरऑफ एज वेल एज द पैटर्न ऑफ सप्लाई ऑफ कंज्यूमेबल मटेरियल ऑप्टिमम बफर स्टॉक शुड बी डिटरमाइंड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। क्या समझे आप? बहुत से आइटम ऐसे हैं जो डे टू डे बेसिस पे उसकी ज़रूरत पड़ती रहती है। प्रिंटर में इंक चाहिए, टोनर चाहिए ना टोनर। तो ऐसा है कि जब इंक ख़त्म होगा तब आप उसको ऑर्डर प्लेस करेंगे, बीडिंग करेंगे, महीना 1.5 महीने बाद आएगा, तब तक क्या बैठा रहेगा वो? तो ऐसे चीज़ों को एंटिसिपेट करना है। एंटिसिपेट करके एडवांस में उसको प्रोक्यूर करके उसका बफर स्टॉक मेंटेन करना है फॉर द सेक ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ द ऑफिस वर्क। 215 फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ लाइब्रेरी बुक्स। सो 213 में फिजिकल वेरिफिकेशन नॉर्मल चीज़ों का था, 215 में फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ लाइब्रेरी बुक है। इसमें से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम देखेंगे। कंप्लीट फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ बुक्स शुड बी डन एवरी ईयर। ये देखिए महाराज, हर साल आपको बुक का फिजिकल वेरिफिकेशन करना है। इन केस ऑफ लाइब्रेरी हैविंग नॉट मोर देन 20,000 वॉल्यूम। गिन लीजिए, अगर 20,000 वॉल्यूम से कम है आपके लाइब्रेरी में, अगर 20,000 वॉल्यूम से कम बुक्स हैं तो वर्ष में एक बार फिजिकल वेरिफिकेशन करना है। और फॉर लाइब्रेरीज हैविंग मोर देन 20,000, एक तो बिलो 20,000 अप टू 20,000 है, ये अप टू 20,000 है, और ये मोर देन 20,000 है और अप टू 50,000 है।
मतलब एक 20,000 तक हुआ, दूसरा 20 to 50,000 तक हुआ। इनको एटलीस्ट वंस इन 3 ईयर करना है। जिनके पास सिर्फ 20,000 तक की बुक हों उनको साल में एक बार फिजिकल वेरिफिकेशन करना है। जिनके पास 20,000 से लेकर 50,000 तक के बीच में वॉल्यूम हो वो 3 साल में एक बार करना है। और सैंपल फिजिकल वेरिफिकेशन एट इंटरवल्स ऑफ नॉट मोर देन 3 ईयर्स शुड बी डन इन केस ऑफ लाइब्रेरी हैविंग मोर देन 50,000 वॉल्यूम। सो आपके पास 2 ही कैटेगरी सीधे सीधे दिख रही है। 3 है, एक है अप टू 20,000, एक 20,000 to 50,000 और एक मोर देन 50,000। बुक्स की बात हो रही है, लाइब्रेरी की बात हो रही है। सो अगर आपके लाइब्रेरी में अप टू 20,000 बुक्स हैं, एवरी ईयर आपको एनुअल फिजिकल वेरिफिकेशन करना है। अगर 20,000 से 50,000 तक है, 3 ईयर में एक बार फिजिकल वेरिफिकेशन करना है। अगर 50,000 से ज़्यादा आपके पास बुक है तब सैंपल फिजिकल वेरिफिकेशन करना है। एवरी 3 ईयर में सैंपल फिजिकल वेरिफिकेशन एट इंटरवल ऑफ नॉट मोर देन 3 ईयर्स शुड बी डन इन केस ऑफ लाइब्रेरीज हैविंग मोर देन 50,000 वॉल्यूम्स। ये आपको ध्यान में रखना है कि सैंपल फिजिकल वेरिफिकेशन कब किया जाता है। हाँ, कंप्लीट फिजिकल वेरिफिकेशन कब किया जाता है। सैंपल फिजिकल वेरिफिकेशन कब किया जाता है, इसको ध्यान में रखना है। और लॉस ऑफ 5 वॉल्यूम्स पर 1,000 मतलब 0.5%। 1,000 में 5 बुक्स जो होंगे, लॉस ऑफ 5 बुक्स वॉल्यूम्स पर 1,000 वॉल्यूम ऑफ बुक्स issued consulted in a year may be taken as reasonable provided such losses are not attributable to dishonesty or negligence। हाँ, सो अगर एन केन प्रकारेण 1000 में से 5 बुक नहीं मिल रहे हैं, मिसिंग है, तो उतना तक तो आपको चलेगा, ये रीजनेबल हो जाएगा। 5 बुक 1000 में 5 बुक अगर इधर उधर होते हैं दैट इज रीजनेबल। बस कंडीशन यही है कि इट शुड नॉट दैट लॉस शुड नॉट एट्रिब्यूटेबल टू डिसऑनेस्टी एंड नेग्लिजेंस। लेकिन इसमें कंडीशन क्या है, अ लॉस ऑफ बुक ऑफ ए वैल्यू एक्सीडिंग 1,000। हाउएवर लॉस ऑफ बुक ऑफ ए वैल्यू exceeding 1,000 rupees and rare books irrespective of the value shall be invariably to investigated and appropriate action should be taken। सो वैसे तो 1,000 में 5 बुक मिस हो जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर जो मिसिंग हो रहा है उसका कॉस्ट 1,000 से ज़्यादा है या हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस सिग्निफिकेंस के हैं या रेयर बुक्स हैं, अगर ऐसे मिसिंग होते हैं तो उसका इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा, उसका अप्रोप्रिएट एक्शन लेना पड़ेगा। ट्रांसफर ऑफ चार्जेज ऑफ गुड्स मटेरियल्स। इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द गुड्स मटेरियल्स, द ट्रांसफर्ड ऑफिसर शैल सी दैट द गुड्स और मटेरियल आर मेड ओवर करेक्टली टू दिस सक्सेसर। सो क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है ना, एक ब्रांच मैनेजर दूसरे ब्रांच में जाते हैं, चाहे एसआरओ से एसआरओ ट्रांसफ़र होगा, आरओ से आरओ ट्रांसफ़र होगा। तो जब ट्रांसफ़र होता है तो ऑफिसर इंचार्ज चेंज होता है। तो जब ऑफिसर इंचार्ज चेंज होते हैं तो एक हैंड ओवर करते हैं और दूसरे टेक ओवर करते हैं। तो जो हैंड ओवर करते हैं वो सब कुछ हैंड ओवर करेंगे जो उनके इन्वेंट्री में लिखा है। अब जो टेक ओवर कर रहे हैं उनकी ड्यूटी बनती है कि वो चेक करें कि जो कुछ भी मैं टेक ओवर करने जा रहा हूँ वो सब अवेलेबल है कि नहीं है। हाँ, a statement giving all relevant details of the goods materials in question shall be prepared and signed with date by the relieving officer and relieved officer. Each of these officers will retain a copy of the signed। अगर कोई डिस्क्रिपेंसी है, कमी है, तो हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर अफसर दोनों इसको साइन करेंगे, अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को उसको देंगे। रूल 217 डिस्पोजल ऑफ गुड्स। अभी तक हमने क्या पढ़ा, मेंटेनेंस पढ़ा, ये डिस्पोजल ऑफ गुड्स है, भूल गए क्या? ये देखिए हमने बताया था मेंटेनेंस ऑफ स्टॉक की बात। अभी हमने सिर्फ और सिर्फ मेंटेनेंस ऑफ स्टॉक चैप्टर हमने स्टडी किया।
अब हम डिस्पोजल ऑफ गुड्स के बारे में चल रहे हैं, ठीक है। So rule 217 talks about disposal of goods. An item may be declared surplus or obsolete or unserviceable if the same is of no use to the ministry department. So हमारे ऑफिस में 2005 के 2006 के जितने भी एन कंप्यूटिंग के कंप्यूटर थे, विप्रो के कंप्यूटर थे, उनको क्या जैसे तैसे वो काम तो कर रहे थे, बट दे बिकेम obsolete, एंड जो खराब हो गए थे दे बिकेम अनसर्विसेबल। तो ये रूटीन प्रोसेस है, जब ऑब्सोलीट हो जाए, उसका लाइफ होता है 2 साल 4 साल 5 साल, उसके बाद से वो ऑब्सोलीट हो ही जाएगा, न्यू वर्जन आ जाएगा। तो ऑब्सोलीट हो जाए, अनसर्विसेबल हो जाए, सरप्लस हो जाए, तीनों चीज़ें, या सरप्लस हो जाए, ऑब्सोलीट हो जाए, अनसर्विसेबल हो जाए, इनको डिस्पोज ऑफ करना है, रीजन के साथ करना है। द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी में एट हिज डिस्कशन कंस्टिट्यूट ए कमिटी। अब जिसको डिस्पोजल करना है तो उसके लिए कमिटी बनाई जा सकती है। द बुक वैल्यू, गाइडिंग प्राइस एंड रिजर्व प्राइस विच विल बी रिक्वायर्ड वाइल डिस्पोजिंग ऑफ। सो क्या होता है, जब भी डिस्पोजल शुरू करेंगे, डिस्पोजल ऑफ गुड्स, तो उस आइटम का बुक वैल्यू कितना है, गाइडिंग प्राइस कितना है, रिजर्व प्राइस कितना है, इन सब का ध्यान हमें रखना है। In case an item becomes unserviceable due to negligence, fraud or mischief on the part of the government servant, responsibility for the same should be fixed. है ना, अगर हमारे पास कुछ कॉस्टली आइटम है एंड दैट बिकम्स अनसर्विसेबल बिकॉज ऑफ माई नेग्लिजेंस, बिकॉज ऑफ माई फ्रॉड, बिकॉज ऑफ माई मिसचीफ, तो उसके लिए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी पड़ेगी। इसलिए हमें गवर्नमेंट आइटम को यूज करना है, बड़ी प्रूडेंटली यूज करना है, नेग्लिजेंस नहीं होना है, फ्रॉड उसमें नहीं करना है, मिसचिफ की चाहे गुंजाइश। मिसचिफ क्या होता है, आईपीसी में, इंडियन पेनल कोड में मिसचिफ को डिफाइन किया गया है। नेग्लिजेंस आपको पता है और फ्रॉड भी समझते हैं आप। मिसचिफ क्या होता है, जो गुड्स हैं उनको तहस नहस कर देना, उनकी वैल्यू को डिग्रेड कर देना। मिसचिफ का एक दूसरा एग्जांपल ये हो सकता है कि मान लीजिए कि आपने एक पेन लिया है, आपके पास एक पेन है, उसको लेकर के किसी ने कूड़े में फेंक दिया, उसका वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। आपने एक गोल्डन चेन पहना है, चाहे अंगूठी पहनी है, उसको किसी बदमाश व्यक्ति ने ले करके और नदी में फेंक दिया, उसकी वैल्यू कहाँ चली गई, ख़त्म हो गई। अगर वो उस गोल्ड रिंग को अपने पास ले लेता तो या तो वो थेफ्ट में आता, मिस एप्रोप्रिएशन में आता, जितने भी आईपीसी के ऑफेंस लगने हैं वो लगते। लेकिन उसने क्या किया, वो आइटम लेकर के फेंक दिया। पेपर कोई बहुत इंपॉर्टेंट पेपर था, उसको फाड़ दिया। इस सब क्या होता है, ये मिसचिफ होते हैं, मिसचिफ नहीं होनी चाहिए, उसको ध्यान में रखना है। सेल ऑफ हजार्डस वेस्ट, स्क्रैप, बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। हाँ, अब देखिए इसमें हजार्डस में क्या आ जाते हैं, बैटरी तो हमने मेंशन कर दिया, बट उसके साथ साथ इसमें मेडिसिन वगैरह भी होते हैं सब। हजार्डस वेस्ट, बैटरी, इनको ख़त्म हो गया तो किस लिए रखना भाई, इससे आग लगने की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए इनको समय से डिस्पोज ऑफ करना है। मोड्स ऑफ डिस्पोजल, यहाँ तो दे दिए कि डिस्पोजल करना है, कैसे डिस्पोजल करना है महाराज, कोई प्रोसेस तो होना चाहिए, या ऐसे ही उठा उठा करके फेंकते गए, जिसको मन किया उसको देते गए, जिस रेट में मन किया उस रेट में देते गए, नहीं कर सकते। मोड्स ऑफ डिस्पोजल के अनुसार ही चलना है। सरप्लस ऑफ ऑब्सोलीट और अनसर्विसेबल गुड्स ऑफ एसेस्ड रेसिजुअल वैल्यू एबव ₹2 लाख शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ बाय। सो जो हमारे पास सरप्लस है, ऑब्सोलीट है, अनसर्विसेबल गुड्स हैं, अगर उनकी जो डिस्पोजल वैल्यू जो है वो 2 लाख से ऊपर का अगर असेस किया जाता है तो उसके लिए क्या प्रोसेस होगा, 2 लाख से ऊपर। ऑब्टेनिंग बिड्स थ्रू एडवर्टाइज टेंडर, एडवर्टाइज टेंडर के थ्रू बिड्स कैसे करते हो हम देख चुके हैं। और दूसरा पब्लिक ऑक्शन के द्वारा। 2 उपाय है हमारे पास, 2 ही, एक तो एडवर्टाइज टेंडर के थ्रू कर सकते हैं और नहीं तो पब्लिक ऑक्शन के द्वारा कर सकते हैं। फॉर सरप्लस और ऑब्सोलीट और अनसर्विसेबल गुड्स
with residual value less than rupees 2 lakh. The mode of disposal will be determined by the competent authority, keeping in view the necessity to avoid accumulation of such goods and consequential blockage of space and also deterioration in goods. So अगर 2 लाख से कम वैल्यू का है, यहाँ पर 2 हिस्से में इसको वर्गीकृत किया गया है। एक 2 लाख से ऊपर वाले का है, उसके लिए बिड फ्लोट करना है, अन्य तो पब्लिक ऑक्शन में करना है। और जो 2 लाख से कम वाला है उसको अथॉरिटी डिसाइड करेगी कि इसको कैसे डिस्पोज ऑफ करना है। सर्टेन सरप्लस और obsolete और unserviceable goods such as expired medicine, food grain, ammunition, which are hazardous or unfit for human consumption, should be disposed of or destroyed immediately by adopting suitable mode so as to avoid any health hazard. So आप अपने ऑफिस में मेडिसिन रखे हैं, ऑफिस में क्या, चलिए आप हॉस्पिटल में चलिए, हॉस्पिटल में मेडिसिन है, एक्सपायर मेडिसिन रहेंगे और बांटेंगे तो हेल्थ के लिए हजार्डस हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करना है, सरप्लस हो, ऑब्सोलीट हो, अनसर्विसेबल हो, एक्सपायर्ड मेडिसिन हो, ख़राब फूड ग्रेन हो, एम्यूनेशन जो होता है उनकी भी लाइफ होती है, ऐसे जो कंडीशन होते हैं इनको इमीडिएटली उनको डिस्पोज ऑफ करना है, इनको बिना वेट किए डिस्पोज ऑफ करना है। सरप्लस और obsolete और unserviceable goods, equipment or document which involve security concern, currency, negotiable instrument, receipt books, stamp, security press should be disposed of in an appropriate manner to ensure compliance with the rules relating to official secret act. So क्या करें, अगर कोई secret item है, कोई करेंसी है, negotiable instrument है, receipt books है, स्टाम्प्स हैं, सिक्योरिटी प्रेसेज हैं, इनसे रिलेटेड अगर कोई मटेरियल है तो उनको उसी तरीके से डिस्पोज ऑफ किया जाएगा जिस तरीके से ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में मेंशन किया हुआ है। रूल 219, डिस्पोजल थ्रू एडवर्टाइज टेंडर। द ब्रॉड स्टेप्स टू बी एडॉप्टेड फॉर दिस पर्पस। ये एडवर्टाइज टेंडर हमने कहाँ देखा था, यहीं तो देखे थे, ये देखिए, ये 218 में obtaining bid through advertised टेंडर, ये 218 में हमने जो देखा था उसी का 219 में यहाँ पर सप्लीमेंट है। डिस्पोजल थ्रू एडवर्टाइज टेंडर। द ब्रॉड स्टेप्स टू बी टेकन फॉर दिस पर्पस आर प्रिपरेशन ऑफ बिडिंग डॉक्यूमेंट, इन्विटेशन ऑफ टेंडर, ओपनिंग ऑफ बिड्स, एनालिसिस एंड एवेल्युएशन, सिलेक्शन ऑफ हाईएस्ट रिस्पॉन्स, कलेक्शन ऑफ सेल वैल्यू, issue of sale release of the sold per surplus, return of bid security, ये सब हमारे प्रोसेस है, इस प्रोसेस को फॉलो करना है। ये जो इतने स्टेप हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टेप्स को हमें फॉलो करना है डिस्पोजल थ्रू एडवर्टाइज टेंडर में करते समय। द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स टू बी केप्ट इन व्यू वाइल डिस्पोजिंग ऑफ द गुड्स थ्रू एडवर्टाइज टेंडर आर। अब एडवर्टाइज टेंडर के थ्रू करना है तो क्या क्या हमें ध्यान रखना है। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सेल ऑफ सच गुड्स थ्रू एडवर्टाइज टेंडर इज इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी, कंपटीशन, फेयरनेस एंड एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। सो हम एडवर्टाइज टेंडर में उसको क्यों सेल कर रहे हैं, इसलिए सेल कर रहे हैं ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, कंपटीशन हो मतलब हाईएस्ट वैल्यू हमें प्राप्त हो, और फेयरनेस हो, कोई भाई भतीजे बात की गुंजाइश ना हो, एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, हम इसको देना चाहते हैं इसको नहीं देना चाहते हैं उसको रूल आउट करना, इसलिए के लिए वाइड पब्लिसिटी करनी चाहिए। द बिडिंग डॉक्यूमेंट शुड ऑल्सो इंडिकेट द लोकेशन एंड प्रेजेंट कंडीशन ऑफ द गुड्स टू बी सोल्ड सो दैट द bidders कैन इंस्पेक्ट द गुड्स बिफोर बिडिंग। The bidder should be asked to furnish bid security. The bidder of the highest acceptable responsible bidder should normally be accepted. In case of total quantity to be disposed of cannot be taken up by the highest acceptable bidder. हमारे पास 100 आइटम डिस्पोज अप करने हैं, जो हाईएस्ट बिडर है वो बोल रहे हैं कि हम सिर्फ 75 ही ले सकते हैं, तो क्या करेंगे,
बाकी 25 जो होंगे रिमेनिंग क्वांटिटी में बी ऑफर टू द नेक्स्ट हायर बिडर। तो जो सेकंड बिडर होगा, हाईएस्ट बिडर, उनको हम उस प्राइस पे रिमेनिंग आइटम को दे देंगे, और जो वो हाईएस्ट बिडर वाले जो पहले वाले आइटम ले रहे हैं उनको पहला वाला दे देंगे। फुल पेमेंट द रेसिजिबल अमाउंट आफ्टर एडजस्टिंग द बिड सिक्योरिटी। बिड सिक्योरिटी पहले होती है, उसको एडजस्ट कीजिए, और बाकी जितने भी बैलेंस बचते हैं द रेसिजिबल अमाउंट आफ्टर एडजस्टिंग द बिड सिक्योरिटी शुड बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सक्सेसफुल बिडर बिफोर रिलीजिंग द गुड्स। सामान देने से पहले पूरे पैसे ले लीजिए। In case the selected bidder does not show interest in lifting the goods, the bid security should be forfeited and other actions initiated including resale of the goods. So आपने ऑक्शन कर दिया, बिडर ने बोला हाँ हम ठीक है हम ले लेते हैं, और ले लेते हैं वो कर रहा है, ले नहीं रहा है, उठा नहीं रहा है, तो ऐसे में क्या करेंगे, उसकी जो बिड सिक्योरिटी है उसको फॉरफिट कर लेंगे, अपने पास रख लेंगे, नहीं लौटाएंगे, और रीसेल का जो प्रोसेस है वो फिर से शुरू करना पड़ेगा। लेट बीड का सेम रूल है जो पूरे जीएफआर में है। किसी भी प्रकार से अगर बिड्स रिसीव्ड आफ्टर द स्पेसिफाइड डेट एंड द टाइम द रिसीट शुड नॉट बी कंसिडर्ड। अगर बिड लेट आया नहीं सोचेंगे उसके बारे में, चाहे उसका कॉस्ट कितना भी हाई हो कितना भी लो हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। डिस्पोजल थ्रू ऑक्शन हमने देखा था, दो तरीके थे, थ्रू बिड्स एंड थ्रू ऑक्शन। Ministry or department may undertake auction of goods to be disposed of either directly or through approved auctioneers. The basic principle to be followed here are similar to those applicable for disposal through advertise. So क्या करना है, आप डायरेक्टली अप्रूव्ड ऑक्शनर को सामान दे सकते हैं। डिस्पोजल जो है अप्रूव्ड ऑक्शनर जो होते हैं उनको आप डायरेक्टली दे सकते हैं। बस ध्यान क्या रखना है, जो बेसिक प्रिंसिपल हमने 219 में, इससे पहले वाले में जो बेसिक प्रिंसिपल हमने फॉलो किया, सेम प्रिंसिपल आपको थ्रू ऑक्शन वाले में भी ध्यान रखना है। While starting the auction process, the condition and location of the goods to be auctioned, applicable terms and condition of sale, giving wide publicity of the same should be announced again for the benefit of the assembled bidders. So जब बिडिंग शुरू होगी तो फिर से एक बार जितने भी हमारे कंडीशन हैं वो सारे उनको पढ़ करके सुनाया जाएगा। During the auction process, acceptance or rejection of a bid should be announced immediately on the stroke of the hammer. So आपने मूवी वगैरह में देखा होगा, जब ऑक्शन होता है तो वो बोली लगती है, बोली जिसको जितना लगाना है वो लगाते हैं। जो फाइनल बोली जिसकी होती है, जो हाईएस्ट बोली होती है, जिसको एक्सेप्ट किया जाता है, उसको एक्सेप्ट करके उसको अनाउंस करना है, इमीडिएटली अनाउंस करना है। और अनाउंस करते समय ऑन द स्ट्रोक ऑफ द हैमर, हैमर होता है लकड़ी का हैमर होता है, उससे टेबल पर 2 बार 3 बार पीटते हैं और बोलते हैं दिस अमाउंट इज फाइनल। इफ द बिड इज एक्सेप्टेड, अर्नेस्ट मनी नॉट लेस देन 25%, ये आप नोट कर लीजिएगा, नॉट लेस देन 25% अर्नेस्ट मनी उनसे ले लेना है। आपकी बिड जो है आपको दिया जाएगा, आप फटाफट ये अमाउंट जमा कीजिए। The composition of the auction team will be decided by the competent authority. So auction team में कौन कौन होंगे ये competent authority decide करेगी। Disposal of a scrap value or by other modes. Disposal at scrap value or by other modes. So बहुत से रद्दी की चीज़ें हो जाती हैं ना, तो उसको तो गुड्स में कोई ख़रीदता ही नहीं, उसको तो केजी में ख़रीदते हैं लोग, देख करके ख़रीदते हैं, स्क्रैप उसको बोलते हैं। If a ministry or department is unable to sell any surplus or obsolete or अगर आपका आइटम जो है वो ऑक्शन में सेल नहीं हो पाता है, टेंडर में सेल नहीं हो पाता है, तो क्या करना है, स्क्रैप वैल्यू में उसको सेल करना पड़ेगा। रूल 222, a sale amount account should be prepared for goods disposed of in, ये GFR 11 फॉर्म है, इसमें जितना भी सेल अमाउंट आया उसको उसमें मेंशन करना है। रूल 223, क्या सारे आइटम बिक जाएंगे, क्या सब डिस्पोज ऑफ हो जाएंगे? जो डिस्पोज ऑफ नहीं होंगे उसमें से जो बचेगा उसको स्क्रैप हो जाएगा। फिर पावर टू राइट ऑफ भी होता है,
all profit and losses due to revaluation, stock taking or other causes shall be duly recorded and adjusted where necessary. Formal sanction of the competent authority shall be obtained in respect of losses even though no formal correction or adjustment in government account is involved. Powers to write off losses are available under the delegation of financial power rules. So GFR जब भी पढ़ेंगे, GFR का सप्लीमेंट्री जो है डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर रूल्स है। इसके भी क्लासेज हमने प्लेलिस्ट में डाल रखे हैं, इसको भी आप देख लें तो आपको GFR अच्छी तरीके से समझ में आएगा। GFR को अगर अच्छी तरीके से समझना है तो डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर रूल्स को समझना पड़ेगा, बिकॉज बोथ आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। रूल 223 2, दिस इज 1, दिस इज 2। लॉसेस ड्यू टू डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन तो होता है ना, हाँ, मूल्यह्रास, जिसको डेप्रिसिएशन को क्या बोलते हैं, मूल्यह्रास। जैसे कि अभी आया था कोई DOPT का ऑर्डर जिसमें लैपटॉप इशू करना है, तो लैपटॉप इशू करना है, उसमें 25% पर ईयर डेप्रिसिएशन दिया गया है। 4 ईयर के बाद से उसकी 0 वैल्यू कर दी गई है। तो लॉसेस ड्यू टू डेप्रिसिएशन, लॉसेस ड्यू टू डेप्रिसिएशन शैल बी एनालाइज्ड एंड रिकॉर्डेड अंडर द फॉलोइंग हेड्स एज अप्लीकेबल। तो यहाँ पर हेड मेंशन किए हुए हैं, नॉर्मल फ्लक्चुएशन ऑफ मार्केट प्राइस, नॉर्मल वियर एंड टियर, लैक ऑफ फोरसाइट ऑफ रेगुलेटिंग परचेजिंग एंड नेग्लिजेंस आफ्टर परचेज, ये सब मेंशन करना है। रूल 2233, लॉसेस नॉट ड्यू टू डेप्रिसिएशन, आइटम में जो वैल्यू है उसका मूल्यह्रास होता है। मूल्यह्रास 2 तरीके से होता है। अच्छा, कुछ ऐसे भी आइटम होते हैं जिसमें आइटम क्या, कुछ ऐसे भी प्रॉपर्टी होती है जिसमें डेप्रिसिएशन नहीं होता, एप्रिसिएशन होता है। अगर आपने कुछ लैंड खरीद रखा है और अच्छे लोकेशन पे है तो उसका एप्रिसिएशन होता है, तो वो भी बुक्स ऑफ अकाउंट में मेंशन किया जाता है जब लेजर बनाया जाता है। तो losses not due to depreciation, losses not due to depreciation shall be grouped under the following heads. losses due to theft, अगर depreciation से लॉस नहीं हुआ तो किसके चलते लॉस हुआ, थेफ्ट से या फ्रॉड से, नेग्लिजेंट से, एंटिसिपेटेड लॉस ऑन अकाउंट ऑफ ऑब्सोलिटनेस से हुआ, लॉसेस ड्यू टू डैमेज से हुआ, लॉसेस ड्यू टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन से हुआ, जिसको फोर्स मेजरी कहते हैं, जिसको एक्ट ऑफ गॉड कहते हैं, जैसे नेचुरल कैलेमिटी। नेचुरल कैलेमिटी मनुष्य के वश में नहीं है, हाँ? तो नेचुरल कैलेमिटी जब भी आएगी, प्राकृतिक आपदा जब भी आएगी तो बहुत कुछ नुकसान करके जाती है, उसका पावर गवर्नमेंट ने दे रखा है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को राइट ऑफ करने का। तो इस तरीके से आपने इन्वेंट्री मैनेजमेंट देखा। इन्वेंट्री मैनेजमेंट के 2 पार्ट हैं, मेंटेनेंस ऑफ गुड्स एंड दूसरा डिस्पोजल ऑफ गुड्स। मेंटेनेंस ऑफ गुड्स में मेंटेनेंस ऑफ लिस्ट ऑफ गुड्स एंड फिजिकल वेरिफिकेशन होता है। डिस्पोजल ऑफ गुड्स में मोड्स ऑफ फिजिकल डिस्पोजल होता है, और उसके बाद से इसमें फॉर्म भी दिया हुआ है और इसके आगे के प्रोसेस भी इसमें दिए हुए हैं। इसको आंखें आपकी ठीक ठाक है तो देख लीजिएगा। यहाँ पर दिया मोड ऑफ डिस्पोजल आपने देख लिया होगा, ये पब्लिक ऑक्शन होता है और ये ऑब्टेनिंग बिड्स थ्रू एडवर्टाइज टेंडर है। ये चैप्टर 7 है। चैप्टर 7 का रूल 208 से लेकर के 223 तक का यहाँ पर शॉर्ट में दिया हुआ है। इसको भी आप एक बार थोड़ा सा सरसरी निगाह से एग्ज़ाम से पहले देख लेंगे तो शायद रूल नंबर इससे कोरिलेट हो जाए और आपके काम आ जाए। उम्मीद है आपको इन्वेंट्री मैनेजमेंट GFR का चैप्टर 7 समझ में आया होगा। चैप्टर नया है तो 2 बार 3 बार तो इसको देखना पड़ता है। 3 बार इस क्लास को देख लेने के बाद से वो जो भी स्टडी मटेरियल है वो अपने दिमाग में प्रिंट हो जाता है। पहली बार 20-30% ही गेन हो पाता है, सेकेंड टाइम 60-70% होता है, थर्ड टाइम में 100% हमारे माइंड में प्रिंट हो जाता है। इसका आप ध्यान रखें। आज का नीति श्लोक, हतो वा प्राप्स्यति स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। इस सृष्टि के सबसे बड़े बुक और सबसे पवित्र बुक भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण धनंजय अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं और वो कर्म की राह पर उनको चलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, इंस्पायर कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं। और मोटिवेट करते समय क्या कर रहे हैं, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम,
हे अर्जुन, हे धनंजय, युद्ध क्षेत्र में अगर आप वीर गति को प्राप्त हुए तो आपको स्वर्ग मिलेगा। हतो मीन्स मर जाना होता है। सो अगर वीर गति को प्राप्त हो गए तो स्वर्ग मिलेगा, और अगर जी गए, जिंदा रह गए, मतलब जीत गए। अगर आप युद्ध में दो ही चीज़ें होंगी, या तो युद्ध में वीर गति को प्राप्त होंगे तो स्वर्ग मिलेगा, मोक्ष मिलेगा, और अगर जीत गए तो चारों तरफ आपकी कीर्ति फैलेगी, यश फैलेगा। इसलिए हे कौन्तेय, हे अर्जुन, हे धनंजय, अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ो। यदि आप युद्ध में वीर गति को प्राप्त होते हैं तो आपको स्वर्ग मिलेगा। यदि विजयी होते हैं तो धरती का सुख भोगेंगे। इसलिए उठो हे कौन्तेय और निश्चय करके युद्ध करें, अपना कर्म करें, अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर हों। इफ यू फाइट you will either be slain on the battlefield and go to the celestial bodies, or you will gain victory and enjoy the kingdom on earth. Therefore, arise with determination, O son of Kunti, and be prepared to fight. ये कर्तव्य पथ है। ये जो संसार है ये एक बैटल फील्ड है हम सबका। सुबह से लेकर शाम तक हमारे पास कुछ कर्तव्य होते हैं, उस कर्तव्य का पालन पोषण हमें करना पड़ता है। कर्तव्य करते समय हमें यह नहीं सोचना है कि उसका परिणाम क्या होना है। जैसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि अगर युद्ध क्षेत्र में जाते हैं तो आपके दो ही ऑप्शन हैं। अगर शत्रु भारी पड़ा तो आप वीर गति को प्राप्त हो जाएंगे, और वीर गति को प्राप्त होंगे तो आपको स्वर्ग मिलेगा, मोक्ष मिलेगा। और यदि विजयी हो जाते हैं अगर विजयी हो गए तो इस धरती के सारे सुख को भोगेंगे और यश को प्राप्त करेंगे। इसलिए अपने कर्तव्य पथ पर निरंतर अग्रसर होते रहिए। ये रूल एग्जामिनेशन के साथ भी लागू होता है। अगर आप पास नहीं हुए, हमको रिलेट कर रहे हैं, अगर किसी कारण से आप सक्सीड नहीं हो पाए, नॉलेज तो गेन हो रहा है, इन्फॉर्मेशन तो मिल रहा है, ह्यूमन रिसोर्स तो आपका बढ़ रहा है। सो अगर किसी कारण से सक्सीड नहीं हो पाए तो आपका ज्ञान बढ़ रहा है, और अगर सक्सीड हो गए तो उस नेक्स्ट पोस्ट का आप सुख भोगेंगे। वीर भोग्या वसुंधरा, यह ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। ठीक है, अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर रहिए। इस अमूल्य समय को यूं ही इधर से उधर कुतर्कों में बर्बाद न करें, स्टडी पर ध्यान दें। आपका चैनल SCKG स्टडीज, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर किया करें। अभी भी बहुत लोगों के पास स्टडी मटेरियल, रिलेवेंट स्टडी मटेरियल की कमी है। आपको बहुत से स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे जिनमें रिलेवेंसी कम होगी, जिनकी क्रेडिबिलिटी कम होगी, टू द पॉइंट नहीं होंगे, बीटिंग अराउंड द बुश करेंगे। यहाँ पर टू द पॉइंट आपको रिलेवेंट चीज़ें बताई जाती हैं। अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर करें। दूसरा चैनल SCKG 2.22, इसको भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। मिलते हैं अगले क्लास में नए सब्जेक्ट के साथ, नए नॉलेज के साथ, नए इन्फॉर्मेशन के साथ, कुछ नए